बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हमने दुर्खिम के व्यक्तित्व को इसके पहले वाले व्याख्यान में जाना, उनके जीवन परिचय को जाना। आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं प्रथम यूनिट का पहला सिद्धांत, दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत। बच्चों, आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या है। 19वीं शताब्दी के अंत में श्रम विभाजन के सिद्धांत को सामाजिक दृष्टिकोण से देखने के प्रयास शुरू हुए। एडम स्मिथ प्रथम विद्वान थे जिन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। परंतु श्रम विभाजन केवल आर्थिक जगत तक ही सीमित नहीं है, अपितु आज समाज के सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप आज राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्य अधिकाधिक विशेषीकृत होते जा रहे हैं। श्रम विभाजन से अभिप्राय कार्यों का वितरण है। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाता है, कार्यों में विशेषीकरण आता जाता है। दुर्खिम का कहना है कि श्रम विभाजन का अभिप्राय केवल भूमिकाओं में विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण नहीं है, अपितु इन भूमिकाओं में समन्वय भी है। प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन न के बराबर था तथा लोगों में केवल लिंग के आधार पर ही थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता था, परंतु अधिक विशेषीकरण नहीं था। इसलिए प्राचीन समाजों में सामाजिक एकता का आधार समानता था, परंतु जैसे जैसे समाज में जटिलता आती जाती गई, समाज आधुनिकता की ओर बढ़ता गया। इससे कार्यों में विशेषीकरण बढ़ता जाता है तथा इस विशेषीकरण के कारण समाज के व्यक्तित्व एक दूसरे पर आश्रित होते जाते हैं। इस प्रकार समाज में रहने वाले व्यक्तियों में अन्यों आश्रितता बढ़ती जाती है। इसलिए आधुनिक समाजों में सामाजिक एकता का प्रमुख आधार श्रम विभाजन है। दुर्खिम ने इन दोनों प्रकार की एकता के लिए क्रमशः यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता शब्दों का प्रयोग किया है। यांत्रिक एकता प्राचीन समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक शब्द यंत्र शब्द से बना है। यंत्र एक समान होते हैं। उसी प्रकार प्राचीन व्यक्ति एक जैसी भूमिकाएं निभाते थे। सावयवी एकता का अभिप्राय श्रम विभाजन के कारण अन्योन्याश्रितता द्वारा पाई जाने वाली यह एकता आधुनिक समाजों में पाई जाती है। बच्चों, यहाँ मैं आपको समझा दूं कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। हाथ का कार्य अलग है, पैर का अलग है, आँखों का, नाक का, कान का, सभी का कार्य अलग अलग है। ये हमारे बाह्य अंग हैं। वहीं हमारे आंतरिक अंग हृदय, लीवर, इन सब के कार्य भी अलग अलग हैं, परंतु ये सभी एक शरीर में जब जुड़ते हैं तभी एक शरीर की संरचना होती है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी विशेषीकरण पाया जाता है। विशेषीकरण यानी कुम्हार का काम जो है कुम्हार करते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से ईंटें बना लेते हैं, मिट्टी के बर्तन बना लेते हैं। एक दर्जी जो है वो बहुत अच्छे कपड़े सिल लेता है, लेकिन दर्जी को सिलाई में विशेषीकरण प्राप्त है और कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाने में विशेषीकरण प्राप्त है। अब यदि हम कुम्हार से कहें कि तुम कपड़े सिल लो, तो वो नहीं सिल पाएगा या ठीक से नहीं सिल पाएगा। और इसी तरह यदि हम दर्जी से कहें कि तुम मटके और ईंट बना दो, तो उसे भी उसमें चूँकि प्रवीणता हासिल नहीं है, इसलिए वह कार्य ठीक से संपादित नहीं कर पाएगा। यानी विशेषीकरण, जैसे हाथ का अपना विशेषीकरण है, पैर का अपना अलग है। पैर का काम है चलना, हाथ का काम है चीज़ों को पकड़ना, उठाना। तो न तो हाथ का काम पैर कर सकता है और न पैर का काम हाथ कर सकता है। आँखों का काम नहीं कर सकते और कानों का काम आँख नहीं कर सकती। तो हर शरीर के अंग का जिस तरह विशेषीकरण है, उसी तरह समाज रूपी अंग में जो अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग कार्यों में प्रवीण हैं, वे भी सब मिलकर जिस तरह शरीर की रचना सभी अंग मिलकर करते हैं, उसी तरह समाज के ये सभी अंग हैं। शिक्षक, दर्जी, कुम्हार, बिजनेसमैन और सब व्यक्ति अपने अपने कार्यों में प्रवीण होते हैं और वे सभी मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो यही एकता कहलाती है सावयवी एकता। आशा करती हूँ बच्चों आपको यांत्रिक एकता और सावयवी एकता का अर्थ समझ में आ गया होगा।
आइए बच्चों, अब हम यांत्रिक एकता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इन्हें समझते हैं। सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियों और भूमिकाओं में, विचारों में, विश्वासों और जीवन शैलियों में, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा लगभग समान होती हैं। उन पर परंपरा, जनमत, धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है और आंख मूंद कर लोग इसका पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। दुर्खिम ने ऐसे समाजों में दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित माना है। अब आइए यांत्रिक समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम यह समझते हैं। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। अभी मैंने आपको बताया कि ये समाज क्या होते हैं, प्राचीन होते हैं, आदिम होते हैं। तो इन समाजों में आयु, लिंग, आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप देखने को नहीं मिलता। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि पूरे गांव की होती है, सामूहिक संपत्ति होती है। गांव का कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर दूसरों से ऊंचे स्थान पर होता है और निर्णय पंचायत द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव पाया जाता है। दूसरा बिंदु है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। अभी ही मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवादी भावना नहीं पाई जाती है, इसलिए इन समाजों में जो है व्यक्ति गौण होता है और समाज मुख्य रूप से होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत चेतना नगण्य होती है और द्वितीयक हो जाती है। तीसरा है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज में विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई सदस्य इनमें शंका उठाता है तो इसका तात्पर्य है वह समाज को चुनौती दे रहा है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह व्यक्ति एवं समय से ऊपर है। अभी मैंने आपको समझाते हुए बताया था कि यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून पाया जाता है। तो चौथा बिंदु इसका यही है कि दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंड देता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। पांचवा बिंदु है नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यांत्रिक एवं स्वावयवी दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होते हैं। स्वावयवी समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखता है। छठा जो बिंदु है वो है सजातीयता। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो प्राचीन समाज होते हैं, आदिम समाज होते हैं, इनके रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, इनका खान पान एक जैसा होता है और इनमें लगभग हर चीज़ में समानता पाई जाती है। तो सजातीय होते हैं ऐसे समाज, ऐसी एकता। अब सातवां बिंदु है राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड एवं सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाते हैं। उसे लागू करने और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य इसमें होता है। कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है और आम सभा में इसे निपटाया जाता है। अगला बिंदु है आर्थिक संगठन। ये भी मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक समाज में जो अर्थव्यवस्था है वह भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन और वस्त्र और आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से ही होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार और समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव इन समाजों में, इन एकता वाले समाजों में पाया जाता है। और संपत्ति क्या होती है बच्चों? अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया, संपत्ति सामूहिक होती है। लास्ट पॉइंट इसका है धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम की धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है।
धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। अब यहाँ आप कहोगे टोटम क्या है? टोटम बेटा वो है जो इस तरह के लोग, इस समाज के लोग जिसे अपना पवित्र व्यक्ति मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये हमारे सभी दुखों से हमें दूर रखेगा, सभी मुसीबतों से हमें दूर रखेगा, तो उसे ये लोग टोटम कहते हैं। टोटम कोई भी हो सकता है, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, भैंस, बेल, है ना, कोई जंतु भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है और कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। तो टोटम यानी इन समाजों द्वारा मानी जाने वाली पवित्र, जो पवित्रता की श्रेणी में जिस वस्तु को ये लोग रखते हैं वो कहलाता है टोटम। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यांत्रिक एकता और उसकी विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आती है दूसरी एकता, सावयवी एकता। यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिकृत समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। बच्चों देखिए, वहाँ पर दमनकारी कानून है और यहाँ पर प्रतिकारी कानून है ना। सावयवी एकता मैंने आपको पहले भी समझाया है जब सावयवी एकता के बारे में बता रही थी कि सावयवी एकता शारीरिक एकता के समान है। शरीर का निर्माण हाथ, पाँव, आँख, नाक, मुंह, पेट, सिर आदि विभिन्न अंगों से मिलने से बना होता है। आधुनिक समाजों में भी इसी प्रकार की एकता पाई जाती है, जो कि पारस्परिक निर्भरता के कारण होती है। हमारे यहाँ अनाज उगाने का काम किसान करते हैं, फसल से जो है फसल को बेचने का काम जो है व्यापारी वर्ग करता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि कपड़े सिलने का काम कोई और करता है, कपड़े बनाने का काम कोई और करता है, कपड़े रंगने का काम कोई और करता है, और फिर कपड़े हम सभी पहनते हैं। तो केवल अगर हम कपड़े को ही लें तो कपड़ा जो हम पहनते हैं वो भी 2, 3, 4 तरह के विशेषीकृत लोगों के पास से निकल कर आता है, और फिर हम डिज़ाइनदार कपड़े को पहनते हैं। रंगरेज रंगता है, पहले कपड़ा बनाते हैं जुलाहा, फिर रंगरेज रंगता है, दर्जी सिलता है, और उससे भी पहले जो है कपास किसान उगाता है। इसी तरह की प्रक्रिया बच्चों विशेषीकरण में समाज के हर अंग में चलती रहती है। आइए अब हम जानते हैं सावयवी एकता की विशेषताएं। सावयवी समाज की जो विशेषताएं हैं वो ठीक जो हैं यांत्रिक एकता के विपरीत हैं बच्चों, है ना। दुर्खिम ने सावयवी समाज की जो विशेषताएं बताई हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तो वह सावयवी समाज की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं और श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा है समाज में अन्यों आश्रितता में वृद्धि। यह भी मैंने आपको बताया कि कपड़ा बुनने का काम कोई और करेगा, रंगने का काम और कोई करेगा, छपाई का काम और करेगा, और उसे पैक करने का और सिलने का काम कोई और करेगा। तो इस तरह जो है हम हर कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो इस समाज की जो विशेषताएं रहती हैं, इस एकता की जो विशेषता है वो अन्यों आश्रितता वाली है। तीसरी जो है विभिन्न व्यवसायों का विकास। इसमें जो है आर्थिक गतिविधि अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय करता है। ऐसे समाज में जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकताओं की बहुलता एवं विविधता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चौथा है सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाज में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध, रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की साझा संस्कृति कही जा सकती है। इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है और स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का वही स्थान सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यांत्रिक समाज में जो है यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून लागू होते हैं, और इसमें जो हमारा 5वां बिंदु है प्रतिकारी कानून। सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड न देकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन करना होता है।
छठा बिंदु है आर्थिक संगठन। यहाँ यांत्रिक समाज में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वही स्वावलंबी समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था होती है। इस समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्ति संपत्ति का भी महत्व बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है और वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करता है। लास्ट जो है वो है राजनीतिक व्यवस्था। स्वावलंबी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य में तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। और धार्मिक संगठन भी हम चलते चलते समझ ही लेते हैं कि स्वावलंबी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद एवं बहुदेवत्ववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिककरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिभाव का इसमें ह्रास हो जाता है और स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको दोनों ही तरह की जो एकता है वो समझ में आ गई होगी। आइए अब चलते चलते इनमें अंतर भी देख लें। तो यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि स्वावलंबी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो स्वावलंबी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि यांत्रिक एकता समानता पर आधारित है, तो स्वावलंबी एकता श्रम विभाजन पर। तीसरा जो पॉइंट है वो है यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों से होती है, जबकि स्वावलंबी एकता की प्रतिकारी कानूनों में। चौथा पॉइंट है यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो स्वावलंबी एकता वैयक्तिकता पर बल देती है। व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अपने अनुसार निर्णय लेता है स्वावलंबी एकता में। फिर है यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है। व्यक्ति अपनी विचारों एवं कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है। स्वावलंबी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं वरन अप्रत्यक्ष संबंध होता है। विशिष्ट कार्यों के लिए वह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। अगला जो बिंदु है वो है यांत्रिक एकता व्यक्तित्व विकास में बाधक है और उसके प्रतिकूल है। इस प्रकार एकता वाले समाजों में सामान्य भावनाओं एवं प्रवृत्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत विशेषताओं और मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति का समूह छाया रहता है और व्यक्तिगतता शून्य हो जाती है। दूसरी ओर स्वावलंबी एकता व्यक्ति के विकास में पूर्ण अवसर प्रदान करती है। वहाँ समूह व्यक्ति के व्यक्तिगत को निगलता नहीं है। दुर्खिम ने बताया कि स्वावलंबी एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्यक्षेत्र होता है जो उसके लिए विशिष्ट है, अर्थात उसका एक व्यक्तित्व होता है। दुर्खिम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं। निर्जीव वस्तु का निर्माण करने वाले तत्व परस्पर एकाकार एवं घुले मिले होते हैं। उनकी अपनी कोई पृथक क्रिया नहीं होती है, बल्कि सभी साथ ही हिलते डुलते हैं। ऐसी स्थिति यांत्रिक एकता वाले समाजों में होती है। स्वावलंबी एकता की तुलना शरीर से की गई है, जिसमें प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट रचना और स्वतंत्रता, विशिष्ट कार्य होता है, फिर भी वे शरीर के साथ जुड़े होने के कारण एकता को प्रकट करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है, तो समूह जीवन पर आधारित होती हैं। स्वावलंबी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर संरचना। सामाजिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जबकि स्वावलंबी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि यांत्रिक प्रधानता में अगर हम लें प्रधानता वाले बिंदु को, तो इसमें है यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है, जबकि स्वावलंबी एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है और इसका विशेषीकरण हो जाता है। अब लक्षण में अगर हम देखें तो लक्षण कैसे हैं? यांत्रिक एकता प्राचीन, सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है, वहीं स्वावलंबी एकता आधुनिक समाजों का लक्षण है।
फिर हम देखते हैं विभेदीकरण। तो विभेदीकरण में बच्चों यांत्रिक समाज में भेदभाव नहीं होता, जबकि स्वावयवी समाज में पर्याप्त विभेदीकरण पाया जाता है। कार्य की विशिष्टता एवं दक्षता विभेदीकरण को जन्म देती है। और लास्ट जो बिंदु है वो है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। यांत्रिक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, जबकि स्वावयवी एकता में विशेषीकरण पाया जाता है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि अभी आपको श्रम विभाजन क्या है और इसकी जो विशेषताएं हैं, यांत्रिक एकता और स्वावयवी एकता, ये आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ यांत्रिक एकता और स्वावयवी एकता में क्या अंतर है, यह भी आपको ठीक से समझ में आया होगा।